नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल एक खबर आई है गजा से और बड़ी खबर आई है कि कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। 3 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। एक टैंक के अंदर विस्फोट हुआ। ये लोग एक टैंक में थे। उस टैंक को हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए। 3 का तो कंफर्म न्यूज है, मारे जाने वालों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इजराइल की आर्मी ने खुद पोस्ट किया है और इजराइल के अखबारों में इनकी तस्वीर, इनका नाम, सब कुछ पोस्ट किया गया है। ऐसी खबरें बताते हुए कोई खुशी नहीं होती। कोई भी मारा जाए दुख होता है। अगर इसी के बरक्स आप देखेंगे तो गजा के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 130 लोगों को मार दिया गया है। 130 जाने गई हैं केवल 24 घंटे के अंदर। लेकिन आप देखिए, इजराइल के अखबारों को आप देखिए, 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर तो बहुत बोल्ड में छपी हुई है। उनको श्रद्धांजलि की खबर छपी हुई है। 3 जिंदगियां तबाह हो गई, 3 फैमिलीज तबाह हो गई, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 130 लोग मारे गए हैं गजा के अंदर, इनके लिए जरा सा भी दर्द नहीं है। जैसे कि ये इंसान ही नहीं हो। इजराइल की नेसेट के एक एमपी ने अभी हाल में कहा था कि 100 लोग मार दिए जाते हैं फलस्तीन में, हम 100 लोगों को मार देते हैं और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कंडीशन आज है कि रोज 100, 50, 80 कोई लाइन में लगा है तो मार दिया गया, कोई इमदाद लेने गया है तो मार दिया गया और दुनिया को कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में अगर 3 सैनिक भी इजराइल के मारे जा रहे हैं तो एक बात बहुत क्लियर है कि 2 साल हो गए इस लड़ाई को चलते हुए। इजराइल जो 2 महीने में फलस्तीन, गजा को जीत कर कब्जा कर लेना चाहता था, उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी जो योजना थी, वो पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। लगातार 2 साल से लड़ाई चल रही है। सीज फायर की बात चलती है, एक बार सीज फायर हुआ, अभी फिर टूट गया, लेकिन अभी तक गजा को पूरी तरह से कब्जा कर पाने में ये कतई कामयाब नहीं हुए हैं। हमास के बारे में बार बार कहा गया खत्म हो गया, उसके बहुत सारे लीडरान की हत्या हुई, ये तो हम जानते ही हैं। उसके एक के बाद एक जो लीडर थे हमास के, वो मारे गए, ये भी हमें पता है। ईरान में मार दिया गया, यहां पर मार दिया गया, वो सब हमें पता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म करने की जो प्लानिंग थी वो तो कतई पूरी नहीं हुई है। अगर हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है तो ये रोज इजराइल के 2, 4, 5, 6 सैनिकों के मारे जाने की जो खबर आ रही है वो क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि नए रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं, नए हथियार भी मिल रहे हैं और जमीन की कम से कम जो लड़ाई है उसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है आईडीएफ को। हालत यह है कि आईडीएफ के सैनिकों ने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ झेला है कि जो जरा भी इंसान है उनका जो दिमागी तवाजुन है वो बिगड़ गया है। खबरें यहां तक आई कि इजराइल के कई सारे सैनिकों ने अपनी जान दी, खुदकशी कर ली। वजह कि ये सारा जो टेंशन है, ये सारा तनाव है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इजरायली सोसाइटी को कैसा बना दिया गया है, मैंने कल आपको बताया था कि एक सैनिक मारा गया और उसकी जो बेवा थी वो उसकी लाश पर कहती है कि रोज रात को जब वो मेरे पास सोने आता था तो मुझे बताता था कि गजा में उसने कितने घर तोड़े। आप सोचिए, मियां और बीवी सोने जा रहे हैं और वहां जो मियां है वो बीवी को बता रहा है कि आज मैंने इतने घर तोड़े। किस तरह की सोसाइटी बनी है। आपस का दुख दर्द नहीं बात करना है, दुनिया की बात नहीं करनी है, मोहब्बत की बात नहीं करनी है। बात करनी है एक जवान जोड़े को तो ये कि मैंने कितने घर तोड़ दिए गजा में। इस तरह की सोसाइटी अगर वहां पर बनी है, अगर इस तरह की हिंसा वहां के समाज में भरी है, तो आप यकीन जानिए कि ऐसा कोई समाज बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकता। या तो समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा या फिर वो पूरा का पूरा समाज आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएगा। खैर, समाज का जो होगा वो होगा, लेकिन उसके पहले खबर यह है कि नेतन्याहू की सरकार एक बार फिर से संकट में पड़ गई है। नेतन्याहू को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी है यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म जो है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज की पार्टी है और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को सेना में ना भर्ती किया जाए ये वो चाहती है। अभी तक सेना में भर्ती हो भी नहीं रही थी इन लोगों की, लेकिन अब जब सेना में सैनिकों की कमी पड़ने लगी है, बाहर से सैनिक बुलाए गए हैं, रिजर्व जो हैं वो जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है वहां की कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, जो धर्म और पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनको भी कंपल्सरी तौर पर आर्मी में भर्ती कराया जाए। आप जानते हैं वहां के मर्दों और औरतों दोनों को कंपल्सरी तौर पर आर्मी में भर्ती होना होता है। जो महिलाएं भर्ती होती हैं उनको 2 साल तक सर्विस देनी होती है, मर्दों को उससे ज्यादा सर्विस देनी होती है।
उसके लिए जो कानून आ रहा है उसकी मुखालिफत करते हुए यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म उससे बाहर हो गया है, सरकार को समर्थन देना बंद कर दिया है और इजरायली अखबार कह रहे हैं कि नेतन्याहू बहुत टाइट रोप पर हैं। मतलब तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं, जरा सा कदम इधर उधर हुआ तो नीचे सरकार गिर जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि इस बार सीज फायर को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। मैंने आपको बताया था कि अपने कॉरिडोर में, जो कॉरिडोर इन्होंने गजा के बीचों बीच में बनाया है, उस कॉरिडोर में और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से सैनिक अपने हटाने को ये तैयार नहीं थे। हर बार यही हुआ कि जब भी सीज फायर आसपास दिखाई देने लगा, तुरंत नेतन्याहू ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी, कुछ ऐसी बातें कर दी कि सीज फायर खत्म हो गया। आपने देखा था कि कैसे अमेरिका के एक अखबार ने बाकायदा यह खबर छापी थी कि हर बार जब भी सीज फायर के करीब चीजें पहुंचती हैं, जब भी लगता है कि अब जंग खत्म हो सकती है, तो नेतन्याहू उसमें कोई ना कोई पेच फंसा देता है। इस बार भी उसने यही पेच फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर बराक डेविड की बात माने और दूसरे अखबारों की बात माने, यहां तक कि इजराइल के अखबारों की बात माने, तो इस बार बजिद है ट्रंप की किसी भी तरह से उसको सीज फायर करवाना है। आखिर उसको नोबेल प्राइज चाहिए। अब इस सीज फायर के लिए जरूरी है कि नेतन्याहू अपनी शर्तें वापस ले और खबर यह आ रही है कि तीसरा मैप उसने भेजा है। यानी सबसे पहले बहुत ज्यादा एरिया पे जिद थी कि 7 किलोमीटर के पूरे कॉरिडोर में आर्मी रहेगी, फिर उसको घटा के 5 किलोमीटर किया गया और अब वो कह रहा है कि ठीक है, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में आर्मी रहेगी। ये तीसरा मैप वहां पर भेजा गया है। इसके पहले नेतन्याहू ने और इजराइल सरकार ने लगातार कहा था कि शर्तें नहीं मान रहा है हमास और हमास नहीं चाहता है सीज फायर हो। हमास ने बाकायदा बयान देकर कहा कि हम ये शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू किसी भी तरह से ये जो सीज फायर है उसमें पेच फंसा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप तो पिछले हफ्ते ही चाहता था कि सीज फायर हो जाए, लेकिन नेतन्याहू ने उससे एक और हफ्ते का वक्त ले लिया है। इसीलिए कल आपने देखा था ट्रंप का बयान आया था कि एक हफ्ते के अंदर सीज फायर हो जाएगा। यह वही एक हफ्ता है जिसका वक्त नेतन्याहू ने लिया है। तो एक तरफ से नेतन्याहू को एक हफ्ते का वक्त दिया है ट्रंप ने, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा लगता है कि ट्रंप का प्रेशर है कि कैसे भी करके सीज फायर करो, इसमें फंदा फंसाने की कोशिश मत करो, नई नई शर्तें मत लगाओ। इसीलिए मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका ने कहा है दोनों पक्षों से कि ठीक है, इस वाले मुद्दे पर बाद में बात हो जाएगी, बाकी सारे मुद्दे की फलस्तीन के कितने कैदियों की रिहाई करनी है वगैरह वगैरह, इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर लो। यह भी खबर आई थी कि फीफा वर्ल्ड कप जो होगा उसके गाइडलाइंस पर विटकॉफ उन कतरी ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करेंगे जो सीज फायर में इस समय एक्टिव हैं। तो अभी जो हालात हैं उनको देखकर एक बात लग रही है कि गजा के सीज फायर की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन साथ साथ लेबनान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कल मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था कि कैसे अजरबैजान, सीरिया और इजराइल मिलकर और टर्की पीछे से है, किसी भी तरह से लेबनान पर हमला करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर सीरिया का कब्जा हो जाए, फिर बंदरबाट हो जाए, साउथ का इलाका इजराइल कब्जा कर लेगा और बाकी इलाके जो है टर्की और सीरिया वगैरह में आपस में बंट जाएंगे। अभी भी कल की बात है कि लेबनान में, जो साउथ लेबनान है, उस इलाके में बेका वैली में जहां कहा जाता है हिजबुल्लाह का काफी बेस है, वहां पर इजराइल ने अटैक किया है। वैसे तो इजराइल ने सीरिया के अंदर भी अटैक किया है। मैंने आपको स्वायदा के बारे में बताया था। स्वायदा एक शहर है जहां पर ड्रूज काफी रहते हैं, उनको मारने काटने का प्लान बना था। बेडोविन लोग हैं जो जोलानी के समर्थक हैं, मारकाट वहां पर मचाए हुए थे। यह हुआ, समझौता हो गया है, लेकिन उसके बाद इजराइल ने दोबारा उस पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज लोगों के फेवर में हमला कर रहा है। ड्रूज लोगों का फेवर वगैरह तो एक बात है, दरअसल वो उसके भी एक इलाके पर कब्जा करना चाहता है और सीरिया को लगातार औकात में रखना चाहता है। चाहता है कि सीरिया हमेशा इस बात को याद रखे कि कुर्सी पर जो बंदा बैठा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो टर्की, इजराइल और अमेरिका की सहायता से बैठा है। जिस दिन ये चाहेंगे उसकी कुर्सी छीन लेंगे। यही तो वजह है कि एक खुद मुख्तार मुल्क के अंदर जब चाहता है इजराइल घुसकर हमला करता है और सीरिया पलटकर कुछ नहीं करता, चुपचाप रहता है। ईरान के ऊपर हमला होता है, उस पर भी सीरिया का एक बयान तक नहीं आता। उधर संसद के अंदर मैंने बताया कि नेतन्याहू की हालत खराब है।
कहा यह जा रहा है कि अगर समझौता होता है तो ऐसी कंडीशन में बेन ग्वेर की पार्टी भी समर्थन वापस ले लेगी और उसका जो वित्त मंत्री है स्मॉरिच, वो तो पहले ही धमकी दे चुका है कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा। खबर यह आ रही है कि बेन ग्वेर के साथ मुलाकात करने वाला है नेतन्याहू और उसको पता है कि समझौता करने का प्रेशर अमेरिका का है, इसलिए समझौता भी करना पड़ेगा। और अगर समझौता किया, यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म पहले ही समर्थन वापस ले चुकी है, बेन ग्वेर और स्मॉरिच भी समर्थन वापस ले सकते हैं। और यही वजह है कि संसद के नंबर्स कम करने के लिए संसद के अंदर जो अरब पार्टी है, जिसमें अरब मुस्लिम्स हैं, उसके जो लीडर हैं ओडे, उनको संसद से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही थी कि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। हालांकि इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए हैं, इतने वोट उनको नहीं मिले हैं कि वो ओडे को बर्खास्त कर सकें और इस तरह से अरब पार्टी और ओडे दोनों नेसेट के अंदर रहेंगे। ऐसे में अगर बेन ग्वेर और स्मॉरिच भी समझौता तोड़ते हैं और वापस लेते हैं समर्थन, तो नेतन्याहू के लिए अपनी गद्दी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर गद्दी से जाता है और कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस में हारता है, तो इजराइल के अंदर ही उसकी कंडीशन काफी खराब हो सकती है। वेस्ट बैंक और गजा के अंदर भी जो कुछ चल रहा है उसको लेकर अब जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि न केवल मुसलमानों की मसाजिद गिराई गई थी, बल्कि कई सारे जो पुराने चर्च थे उनको भी गिराया गया। अभी हाल में वेस्ट बैंक के एक ऐसे गांव पर हमला किया गया जिस गांव में मैक्सिमम नंबर जो था वो ईसाइयों का था और ईसाइयों का वो बहुत प्राचीन गांव है। देखिए, बहुत कम लोगों को फलस्तीन के इतिहास के बारे में पता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, पहले भी बहुत सारी तस्वीरें दिखा चुका हूं। यह तस्वीर 1940 की है, 1940 की है, जेरूसलम की है। आप देखिए कितना खूबसूरत शहर। 1940 के हिसाब से आप सोचेंगे तो दुनिया के कुछ डेवलप्ड शहरों में से एक लगेगा आपको जेरूसलम। और यहां पर मुसलमान भी रहते थे, यहां पर ईसाई भी रहते थे और यहां पर यहूदी भी रहते थे। ये वो यहूदी थे जो पहले से रहते चले आ रहे थे। ये यूरोप और दूसरों मुल्कों से आए हुए यहूदी नहीं थे। तो यहूदी भी रह रहे थे, उनके भी पूजा करने का स्थान था। ईसाई रह रहे थे, उनके चर्च थे, पुराने, बेहद पुराने चर्च थे। आप जानते हैं ईसा मसीह का वहां पर ही जन्म हुआ था, तो ईसाई परंपरा वहां पुरानी है। और मुस्लिम थे, उनकी मसाजिद थी, उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां अल अक्सा और भी कई मसाजिद हैं। ये सब मिलजुल कर रह रहे थे और ये सारा ताना बाना टूटता है जब यूरोप और दूसरे मुल्कों से भाग भाग के ज्यूज यहां पर आते हैं, जमीनें खरीदते हैं, हिंसा करते हैं, मकान तोड़ते हैं। और इसमें उनके दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई भी थे। इसलिए लगातार इस तरह के वीडियोस आए हैं ईसाइयों के ऊपर थूकने के, चर्चों पर अपमान करने के, चर्च तोड़ने के, ईसाई गांवों में घुसकर उनको परेशान करने के। और इसीलिए अभी यह खबर आई है कि चर्च के कुछ लीडर्स ने बाकायदा यह सवाल उठाया है कि आखिर ईसाइयों को भी परेशान क्यों किया जा रहा है। यूरोप जो इजराइल के पैसे या फिर जासूसी के चक्कर में फंस के पूरी तरह से आप देखते हैं कि इजराइल के सामने झुका हुआ है, वो उन ईसाइयों की फिक्र भी नहीं कर पा रहा जिनका गुरु होने, जिनका लीडर होने, जिनके मुल्क होने का दावा यूरोप और अमेरिका के मुल्क करते हैं। तो जब वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहा, जब अपने ही चर्च नहीं बचा पा रहा, तो इससे ज्यादा की उससे उम्मीद करना बेकार है। उधर ईरान का आप देखें तो लगातार ईरान से खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि एससीओ की समिट चल रही है, उसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरगाची, वो गए हुए हैं। वहां हिंदुस्तान के भी विदेश मंत्री हैं, चाइना और रशिया के भी विदेश मंत्री हैं। दरअसल ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और अमेरिका के लिए एक सरदर्द बन रहा है। अगर कोई दुनिया को गौर से देखे तो वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई जो चल रही है उसमें ईस्ट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी ही एक ताकत है एससीओ। तो अरगाची वहां पर गए हुए हैं। लावरोव से जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इसके पहले रशिया और ईरान के बीच में लड़ाई करवाने के उद्देश्य से पश्चिम के कई सारे अखबारों में, वेस्ट के कई सारे अखबारों में यह खबर छापी गई कि पुतिन का चाहना यह है कि ईरान किसी भी हाल में न्यूक्लियर एनरिचमेंट मत करे, जीरो रखे। जबकि हम जानते हैं कि पहले भी कई बार पुतिन और दूसरे रशियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि हमें ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम से
कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय जंग चल रही थी, पुतिन का एक बयान आया था कि हम तो ईरान की मदद करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने कहा कि फिलहाल आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो हथियार हैं उससे ही हम ठीक ठाक लड़ाई लड़ लेंगे। चाइना के साथ भी उसके सहयोग को आप कायदे से जानते हैं। यही वजह है कि तमाम सारे सैंक्शंस के बावजूद इस साल रिकॉर्ड तेल सप्लाई किया है, रिकॉर्ड तेल एक्सपोर्ट किया है ईरान ने। ऐसे में रशिया और ईरान के बीच में झगड़ा लगाने के लिए जो बयान आया था वो पहले ही कह दिया रशिया ने कि बेकार की बात है, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उधर रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुक नहीं रही है और अब ट्रंप खुल के आ गया है यूक्रेन के साथ, उसको तमाम सारे हथियार भेज रहा है, पैसे भेज रहा है। तो जाहिर है कि रशिया यूक्रेन के बीच में फिलहाल समझौता होने वाला नहीं और रशिया के साथ सीधे अमेरिका अब दुश्मनी के माहौल में आ रहा है। कल अगर आप देखेंगे ट्रंप का बयान तो उसने कहा था कि रशिया अगर नहीं माना तो 50 दिनों के अंदर हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। इस आदमी को लगता है कि यह टैरिफ की धमकी देगा और सारी दुनिया इसके सामने झुक जाएगी। ब्राजील जैसा देश नहीं झुका तो फिर रशिया तो क्या ही झुकेगा। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रशिया और अमेरिका के बीच में रिश्ते सुधरते हुए नहीं लग रहे, तो जाहिर है रशिया, ईरान और चाइना का ब्लॉक बनेगा और एससीओ इसके लिए बड़ा फ्रंट हो सकता है। यही कारण है कि लगातार ईरान ये बात कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर ऑप्शंस खुले हैं। पेजेश्कियन कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले अमेरिका को हमें भरोसा दिलाना पड़ेगा। साथ ही ये शर्त भी बार बार दोहरा रहे हैं कि खामनेई के एडवाइजर साहब ने अभी ये बात कही है कि जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर हम बात नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि एनरिचमेंट जो न्यूक्लियर है वो जीरो कर दो तो हम बात नहीं करेंगे। हम बात तभी करेंगे जब बिला शर्त बातचीत होगी। अब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में जाता है या नई जंग छेड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस समय आर्मी ऑफिसर्स को मारा गया था उस समय ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उनको मारने की भी कोशिश की गई थी। वो वीडियो भी सामने आया है। वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन खबरें चारों तरफ हैं कि पेजेश्कियन को भी मारने की कोशिश की गई थी। इसमें वो घायल हुए थे लेकिन अब पूरी तरह से दुरुस्त हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने से पहले ईरान 100 बातें सोचेगा, ये तो तय है। ये भी तय है कि ईरान जानता है कि इजराइल के साथ सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इजराइल को लगेगा ईरान कमजोर पड़ रहा है उस दिन वो हमला करना शुरू कर देगा। इसलिए ईरान काफी सावधान भी दिख रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी लगातार अपनी बढ़त बना रहा है। हिंदुस्तान के संदर्भ में आप देखें, कई सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो बने तो ईरान के नाम से थे, लेकिन वो कश्मीर के मुद्दे पर और बाकी मुद्दे पर ऐसा स्टैंड ले रहे थे जो पाकिस्तान का स्टैंड है। ईरान की जो एम्बेसी है उसने क्लियर किया कि ये सारे अकाउंट पाकिस्तान से बने हैं और ये हिंदुस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब करना चाहते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि ईरान ऐसे मौके पर हिंदुस्तान को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, हिंदुस्तान के साथ भी अपना रिश्ता बना के वो रख रहा है और बाकी मुल्कों के साथ वो रिश्ता बना रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुल्क है उसके लिए वो है रशिया और चाइना, जिनके साथ वो लगातार टच में है। ऐसे में अगर इजराइल कोई हमला करता है तो इजराइल के लिए भी वो बेहद खतरनाक हो सकता है, खासतौर पे तब जब अमेरिका सीधे सपोर्ट की बात फिलहाल नहीं कर रहा है। अभी तक की ये अपडेट्स हैं। मेरी उम्मीद है कि गजा में सीज फायर तेजी से आगे बढ़ेगा और या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगले 2-3 दिन में ये बात समझ में आ जाएगी। जहां तक लेबनान का मामला है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में लेबनान के हमले की प्लानिंग होगी। लेबनान पर हमले की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब अमेरिका इसको रोकता है या आग में और घी डालता है, ये देखने वाली बात होगी। ये भी देखना होगा कि अगर लेबनान पे हमला होता है तो हिजबुल्लाह किस तरह से उसका मुकाबला करता है और ईरान उस पर क्या कहता है। तो चीजें अभी भी फ्लक्स में है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुलझ गया है और इसीलिए जैसे जैसे जहां जहां से अपडेट्स आती रहेंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। 5 बजे शाम को अमूमन थोड़ा बहुत आगे पीछे हमारा वीडियो आता है जिसमें हम मिडिल ईस्ट पे अपडेट करते हैं। देखते रहिए हमारा वीडियो, जुड़े रहिए। वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए और अगर मुमकिन हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का बटन है, साथ में उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। जितने लोग हमारे मेंबर बनेंगे हमारी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और हम पूरी हिम्मत से लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।